आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। और आज हम सबसे पहले बात मौसम की ही करेंगे। इस वक्त पहाड़ों से लेकर मैदानों तक देश के कई राज्य कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में गिरता तापमान और शीतलहर लोगों की ठिठुरन की वजह बना हुआ है। राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों के कुछ जिलों में पानी जमने की नौबत तक आ गई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जनवरी, 20 जनवरी, 23 और 24 जनवरी को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है और वहां के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ठंड के किस तरह के हालात हैं, किस तरीके से ठंड से अमेरिका और रूस जैसे देश भी ठिठुर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देश का हाल जान लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से बर्फबारी और ठंड का कहर है, देखिए जरा। देश के 3 पहाड़ी राज्यों और तीनों ही राज्यों में बर्फबारी के चलते एक जैसे हालात। बर्फबारी से पहाड़ ढक गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, मकान, दुकान और पेड़ पौधे सब पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। इस बर्फबारी से कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक वादियां गुलजार हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की है, जहां इस वक्त भले ही मंदिर के कपाट बंद हों और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ हो, लेकिन वहां हुई बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मंदिर, रास्तों और पहाड़ों पर सब पर बर्फ का कब्जा है। तापमान माइनस में पहुंचने से झील का पानी भी जम चुका है। मैं बिल्कुल उस लेक के पास हूं। हालांकि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहां पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। ये समझने के लिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कैसे फिसल के गई पूरी बर्फ। आप इस बर्फ पर चल सकते हैं। अमूमन होता अगर ये तापमान नीचे अगर ये 2 से 4 इंच मोटी हो तो आप समझिए कि पानी के ऊपर चला जा सकता है। ये देखिए ये है, ये पूरी तालाब परत जो है वो जम चुकी है। पूरा तालाब यहाँ पर जम चुका है। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। साथ ही साथ मंदिर का रखरखाव करने वाले लोग भी इस मुश्किल हालात में वहां पर मौजूद हैं। ये बताइए कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप लोग यहाँ? सर यहाँ पर ड्यूटी दिन भर में करीब 6 घंटे से ज्यादा होती है। यहीं खड़े रहते हैं आप लोग? यहीं खड़े रहते हैं। अच्छा, कभी मन में कुछ आता कि देखिए लोग यहाँ नहीं है, 3-4 महीने ऐसे सन्नाटा, ऊपर से बर्फ, चारों तरफ ठंड, कैसा फिर उस समय लगता है? नहीं सर, रहते रहते हम लोग इसी माहौल में, ऐसा कुछ नहीं है। अब रह रहे हैं तो रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं फील होता है। आपके हाथ में तो ग्लव्स भी नहीं है, ठंड नहीं महसूस होती? नहीं, रहते रहते यहाँ पे मौसम को सूट हो जाता है ना, एक्लिमेटाइज हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हालात केदार घाटी के भी हैं, जहां 2 दिनों की बर्फबारी के बाद 3-4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है और रास्तों का दिखना बंद हो गया है। तापमान भी -14 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते वहां पर बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ गई है। इन हालात को देखते हुए केदारधाम में चल रहे निर्माण कार्यों को कुछ दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड की इस खूबसूरती को करीब से देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से खिंचे चले आ रहे हैं। औली से 3 किलोमीटर दूर गोरसो बुग्याल इस वक्त सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। प्रकृति की इस खूबसूरती को देखकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का शिमला भी सैलानियों से गुलजार है। कोई बच्चों को लेकर घूमने पहुंचा है तो कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शिमला की बर्फबारी का मजा ले रहा है। हमने नॉर्मली देखा कि न्यूज में था कि शिमला रिसीव्ड फर्स्ट स्नोफॉल, तो वी इमीडिएटली पैक्ड और विद किड्स इट वाज डिफिकल्ट, बट स्नो का मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमारे एरिया में तो गर्मी बहुत पड़ती है, स्नो तो होती नहीं, तो हम वो स्नोफॉल के लिए इस साइड का प्लान करते हैं। तो अच्छा है, जो फोरकास्टिंग था, जो सोच के आए थे, वैसा हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे एंजॉय हो रहा है बहुत। लेकिन पहाड़ी राज्यों में हो रही इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, जहां गिरते तापमान और शीतलहर ने लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया है।
राजस्थान के कुछ इलाकों में तो पारा माइनस में पहुंचने से पानी जम गया है। ये तस्वीरें चूरू जिले की हैं, जहां परिंदों के पीने के लिए रखा गया पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। तो वहीं सरसों और चने की फसलों पर पड़ी ओस की बूंदें भी जम चुकी हैं। लोग इस भीषण ठंड से बचने के लिए दिन में ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दियां की पड़ी है कि मैं भी बचना मुश्किल हो रहा। मैं भी दिन के बैठा तो 12 बजे उठा सर्दी को भयंकर पालो जम रही है। बहुत भयंकर बर्फ जम रही है। आज तो बहुत जबरदस्त खतरनाक बर्फ है जो पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। कमोबेश ऐसे ही हालात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि मैदानी इलाकों में लोगों को आने वाले 1-2 दिन इसी तरह की ठंड से दो चार होना पड़ेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में 19, 20, 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें ताकि इस ठंड के प्रकोप से बचा जा सके। बद्रीनाथ से आशुतोष मिश्रा और कमल नैन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देश के मौसम का हाल तो आपने देख लिया, अब हम आपको बर्फबारी से बेहाल अमेरिका और रूस का हाल भी दिखा देते हैं। पहले हम बात रूस की ही करेंगे, क्योंकि यहां का याकुत्स्क शहर इस वक्त भीषण ठंड की गिरफ्त में है। तापमान -49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और हालात यह हैं कि खाने पीने का सारा सामान बर्फ बन चुका है। पीने के लिए पानी तक नहीं है, बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़कों पर गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। हर और बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। याकुत्स्क मॉस्को से 5000 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार आर्कटिक से आई बर्फीली हवाओं के चलते यहां पर तापमान और ज्यादा नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में यहां पर तापमान -62 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालात को देखते हुए फिलहाल स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो है अमेरिका की। अमेरिका का कैलिफोर्निया इलाका बर्फबारी से बेहाल। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा होने की वजह से ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला है। हालात को देखते हुए सरकारी एजेंसियों को बर्फ हटाने का काम दिया गया है ताकि सड़क हादसों से लोगों को बचाया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की। देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले सेना के बैंड और दस्ते रिहर्सल कर रहे हैं। बीते 2 साल कोरोना महामारी की पाबंदियों के बीच ही गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर कोई टेंशन नहीं है। और वहीं सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस परेड की टिकट की बुकिंग के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी तफसील से आगे। लेकिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किस तरीके से चल रही है आपको दिखाते हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते ये जवान गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं, जिसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के दस्तों का जोश इस सर्द मौसम में भी हाई दिखा। बीते 2 साल कोरोना पाबंदियों के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर टेंशन नहीं है। ऐसे में इस बार देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड बहुत खास होने वाली है। जिसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और अब फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए ये जवान अपनी तैयारियों को और धार देने में जुटे हैं, ताकि 26 जनवरी के दिन गलती से भी कोई गुंजाइश न रह जाए
और देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा ले। चाहे घुड़सवार दस्ता हो या फिर महिलाओं का दस्ता, रिहर्सल में इनका जोश देखते ही बनता है। तो वहीं सेना के बैंड भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। खास बात यह है कि राजपथ के कर्तव्य पथ में बदलने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड होने जा रही है, जिसमें शामिल होने वाले लोगों का अनुभव इस बार बेहद खास होने वाला है। क्योंकि एक तो उन्हें कर्तव्य पथ पर सेना के तीनों अंगों की ताकत और शौर्य को देखने का मौका मिलेगा, साथ ही सरकार की ओर से कर्तव्य पथ पर किए गए शानदार इंतजाम भी दर्शकों के अनुभव को यादगार बनाने वाले हैं। ये तस्वीरें तो महज एक वानगी भर है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना के कारण बीते 2 साल ऐसा नहीं हो पाया। मगर इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जिनकी मौजूदगी से भारत और मिस्र के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गौरव हासिल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेहतर जीवन की गारंटी है। गणतंत्र का मतलब है जनता की तरफ से स्थापित शासन, जो जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करे। साल 1950 में इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। उसके बाद से हर साल देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाता है। कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ के तौर पर जाना जाता था, उस पर इस बार जल, थल, वायुसेना और सुरक्षा बलों की तरफ से भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। हर साल टीवी चैनल्स इस भव्य परेड का लाइव प्रसारण भी करते हैं। इसके बावजूद सैकड़ों लोगों की इच्छा इसे लाइव देखने की भी होती है और इस परेड स्थल तक जाने और वहां पर बैठकर परेड देखने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, जो पहले विशेष काउंटर्स की तरफ से ही बेचे जाते थे। पर अब गणतंत्र दिवस की परेड का गवाह बनने के लिए टिकट ऑनलाइन भी मौजूद हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम का टिकट बुक कराना और आसान हो गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड। 2 साल कोरोना काल में पाबंदियों में परेड देखी, लेकिन इस बार आजादी है और आजादी एक और आपको मिलने जा रही है। अगर आप परेड देखना चाहते हैं तो एक व्यवस्था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से की गई है। वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। आप घर बैठे अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। कैसे? तरीका बहुत आसान है। देखिए, उसके लिए एक बाकायदा वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है। amantran.mod.gov.in पर आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप यहां पर जाएंगे जहां पर साइन अप करेंगे, जिसमें तमाम डिटेल्स आप अपनी डालकर साइन अप करेंगे, जिसमें आपका नाम है, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद कैप्चा डालकर आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। जिस ओटीपी को आप जब डालेंगे तो उसके बाद आपके पास बाकायदा एक पेज निकलेगा। तो मैंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिसके बाद आपके पास ये पेज यहाँ पर खुलेगा, जिसमें हालांकि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आप सुबह 9 बजे ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आज का कोटा पूरा हो चुका है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज आएंगी। आप रिपब्लिक डे परेड के लिए जाना चाहते हैं, आप एफडीआर रिपब्लिक डे परेड देखना चाहते हैं, बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल देखना चाहते हैं या फिर बीटिंग रिट्रीट के लिए चाहते हैं, सेरेमनी के लिए टिकट चाहते हैं, जो भी टिकट आपको चाहिए। 3 कैटेगरीज यहां पर बनाई गई हैं, 20, 100 और 500। ये 3 कैटेगरीज अलग अलग बनाई गई हैं, जिसमें आपको जिस भी कैटेगरी का टिकट चाहिए आप वो टिकट अपना बुक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक का प्रोसेस आपने जान लिया। इसके बाद जब आपका ये पेज खुल जाएगा तो उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी टिकट चाहिए। उस टिकट पर जाकर जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वो फिर उसकी रेंज आएगी 20, 100 या फिर 500। और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका नाम, तारीख, जन्म की तारीख,
फोन नंबर, अपना आईडी कार्ड या फिर उसकी जानकारी, और ये डिटेल्स भरने के बाद बाकायदा आपको अपनी एक फोटो भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद एक पेमेंट ऑप्शन आपके पास आएगा। पेमेंट करने के बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी। लेकिन लास्ट स्टेप जो याद रखिएगा वो ये है कि जब आपका कंफर्मेशन यहाँ हो जाता है तो उसके बाद आपको उस टिकट को डाउनलोड करना होगा और वो टिकट आपके फोन पर हमेशा रहनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है। अगर आप 26 जनवरी की परेड, रिपब्लिक डे परेड देखना चाहते हैं तो amantran.mod.gov.in पर लॉग इन करके आप भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात पुराने किले पर सबसे बड़ी खोज की। संस्कृति मंत्रालय की पहल पर एएसआई पांडवों और महाभारत से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। पुराने किले में खुदाई की जा रही है और इस ऑपरेशन को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में कोशिश ये की जाएगी कि आखिर अब तक मिला क्या है और उसका पुरानी संस्कृति से क्या मेल है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इस खुदाई से दिल्ली के इतिहास से जुड़े सबूत मिल सके। दिल्ली का पुराना किला खुद में कई दौर का इतिहास समेटे है। जानकार मानते हैं कि मुगल और अफगान काल से बहुत पहले इसका संबंध महाभारत काल से है और इसे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से जोड़ा जाता है। महाभारत काल से जुड़े अवशेषों की तलाश एक बार फिर से हो रही है। पुराना किला में एएसआई ने खुदाई की शुरुआत कर दी है। मान्यता है कि दिल्ली को पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था। इसका खूबसूरत और दैवीय विवरण मिलता है। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का दिल्ली के पुराना किला से क्या संबंध है, ये जानने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। पिछले रिसर्च से 2500 साल तक का इतिहास सामने आ चुका है और अब एक बार फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने पुराना किला में खोज शुरू कर दी है। कहते हैं इतिहास कई बार अपनी कहानी खुद कहता है और समझाता है कि आखिर भूत में यानी कि पूर्व में क्या कुछ हुआ होगा और उसी के साथ समय की चक्री चलती रहती है और हम जब इतिहास की परतों को हटाते हैं तो हमें बहुत सारी नई कहानियां सुनने को मिलती हैं। दिल्ली के इतिहास में पुराना किला भी उसी चीज को जोड़ता है। कहते यहाँ पर यह है कि यहाँ पर करीब 5000 साल पुरानी चीजें भी आसानी से मिल जाएंगी। आप कहानियों को परतना शुरू करिए। अब तक 2 बार यहाँ पर एक्सकवेशन हो चुका है, 2013, 2017, लेकिन 2 बार एक्सकवेशन में करीब 2500 साल के इतिहास को हमने अब तक समझा है। लेकिन इस बार एएसआई जो खोज कर रहा है उसमें औचित्य और सोच ये है कि सबके सामने ये समझाना कि महाभारत किस तरीके से पांडव किले से या फिर पुराने किले से जुड़ा हुआ है। एएसआई को उम्मीद है कि इस बार पुराना किला में दफन ऐसा ही कुछ जरूर मिलेगा जो इसे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ साबित करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो लाल किले का एक्सकवेशन स्टार्ट किया गया है सोनकर जी के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट और भारत के इतिहास को दिशा देने वाला है। मेरा मानना है कि जो 2 एक्सकवेशन पहले हुए उनसे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो कल्चर सीक्वेंस प्राप्त हुई है, उसके अंदर मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल के भी अवशेष हैं और बहुसांस्कृतिक जो मानव सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो उत्खनन किया जा रहा है वो बिल्कुल नई प्रविधि के द्वारा किया जाएगा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जरूर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और जिसका कि ऐतिहासिक भौगोलिक वर्णन महाभारत के अंदर मिलता है, पौराणिक लिटरेचर में मिलता है, इंद्रप्रस्थ जिसे पहले कहा जाता था और कुरु जनपद की नई राजधानी हस्तिनापुर के बाद इंद्रप्रस्थ थी। तो भारत सरकार का ये प्रयास प्रशंसनीय होने के साथ साथ पुरातत्व प्रेमियों के लिए, इतिहास प्रेमियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इससे पहले 4 बार एएसआई पुराना किला में खुदाई कर चुकी है। अब तक की खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो महाभारत काल के बारे में कोई इशारा नहीं करती। इसीलिए एएसआई ने एक बार फिर से पुराना किला से महाभारत काल के अवशेषों को खोजने का अभियान चलाया है जो आने वाले कई महीनों तक चल सकता है। 2013-14 में और 2017-18 में उसमें जो एविडेंसेस निकल के आए हैं उसमें हम कह सकते हैं कि प्री मौर्य काल से लेके और मुगल काल तक के एविडेंसेस हैं। लेकिन अभी तक हम किसी भी ट्रेंच में जो है लोएस्ट लेवल को टच नहीं कर पाए हैं।
इस साल हमारा प्रयास होगा कि जो सबसे नीचे कौन सी सभ्यता है, सबसे पहले किस सभ्यता के लोग यहाँ आकर बसे, उसको निकाला जाए। तो लोअर कल्चरल लेवल को टच करने के लिए इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जो इसकी एक अनुमान है कि संभवतः यहाँ पीजीडब्ल्यू कल्चर के लोग आकर सबसे पहले बसे होंगे, तो उसको खोजने के लिए भी इस साल प्रयास किए जाएंगे। अब तक हुई खुदाई से ये साबित हुआ है कि 2500 साल से लगातार इस प्राचीन जगह को निवास के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब नई खुदाई के जरिए उसके आगे की कहानी को समझने की कोशिश की जाएगी। पुराने किले के बारे में भी कहा जाता है कि जब भी 2 बार इसके इतिहास को निकालने का प्रयास किया गया तो ये देखा गया कि यहाँ पर मौर्यकालीन चीजें, कुषाण युग की चीजें और साथ साथ हड़प्पा से जुड़ी चीजों की जिस तरीके से सोच थी मिलने की, वो भले ही नहीं मिल पाए, लेकिन ये जरूर सोच थी कि 2500 साल के इतिहास को सबके सामने लाया गया। अब इस नई सोच के साथ दोबारा से एक्सकवेशन किया जाएगा। शायद हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आए जो लोगों को बेहद चौंका भी दें और ये समझाएं कि आखिर दिल्ली का इतिहास जो कहा जाता है कि सदियों पुराना है, वो अपने आप में सामने आ पाए। इतिहास में ऐसे कई तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि दिल्ली का पुराना किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के अवशेषों के ऊपर बना हुआ है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने अंग्रेज पुरातत्वविद जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में अपनी किताब द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लिखा है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने हिंदुस्तान में यमुना नदी के किनारे उसी जगह पर अपना शहर दीन पनाह बसाया था जिसके नीचे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है। इसके अलावा 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने वाले तत्कालीन अंग्रेज वायसरॉय लॉर्ड हर्डिंग ने लिखा था, दिल्ली के मैदानों में ही पांडव राजकुमारों ने कौरवों के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा था जिससे महाकाव्य महाभारत की रचना हुई। ऐसे दावों में कितना दम है, ये पुराना किला से मिलने वाले सबूतों के आधार पर ही तय होगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पांडवों की राजधानी होने की बात को कई इतिहासकारों ने माना है। एएसआई को उम्मीद है कि इस बार पुराने किले में दफन ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो इससे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ साबित करेगा। दरअसल कई विशेषज्ञ मानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली का इतिहास महाभारत कालीन है। महाकाव्य महाभारत के मुताबिक पांडवों ने ईसा पूर्व से 1400 साल पहले दिल्ली को अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था और इस हिसाब से दिल्ली का पुराना किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की जमीन पर बना हुआ है। लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है, जिसके लिए जांच पड़ताल अभी भी जारी है। और पुराने किले में ये सर्च ऑपरेशन 70 साल पहले से ही चल रहा है। दिल्ली के पुराने किले के महाभारत कालीन होने के सबूतों को खोजने की सबसे पहली कोशिश 1955 में की गई थी, जिसमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले थे। इसके बाद 1969 से लेकर 1973 के बीच पुराने किले के पास दोबारा से खुदाई की गई। तब वहां से महाभारत कालीन युग के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन 300 वर्ष ईसा पूर्व के मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक की चीजें मिली थी, जिनमें विशेष प्रकार के सिक्के, मोती, मिट्टी के बर्तन, पकी मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने और कई तरह की मोहरें भी मिली थी जो किले के संग्रहालय में रखी गई थी। 1973 के बाद साल 2013 में एक बार फिर से पुराने किले की खुदाई की मांग उठी। साल 2013-14 में भी एएसआई ने पुराने किले में खुदाई करके महाभारत काल के सबूत खोजने का अभियान चलाया था, जिससे ये साबित होता है कि दिल्ली का सबसे पुराना किला कम से कम 2300 साल पुराना है। और इस दौरान मौर्य काल की टेराकोटा मोती की और खिलौनों से लेकर शुंग काल के टेराकोटा यक्षी मूर्ति और कुषाण युग के टेराकोटा टैंक और तांबे के सिक्के मिले हैं। इसके बाद साल 2017 और 18 में खुदाई की गई और साइट पर एक और खुदाई में पूर्व मौर्य लिंक और लौह युग के अस्तित्व की बात साबित हुई। अब 4 साल बाद खुदाई की जा रही है। इस बार क्या सबूत एएसआई के हाथ लगेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खुदाई के बारे में हमने वहां मौजूद एएसआई के डायरेक्टर वसंत स्वर्णकार से बात की। पुराना किला दिल्ली में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर लगातार जो है 2500 सालों का इतिहास हम देख सकते हैं। यहाँ जो पिछली खुदाइयाँ हुई हैं 2013-14 में या
2017-18 में भी, और उसके पहले भी हम यदि 1970s की हम बात करें तब भी जो एक्सकेवेशन हुए हैं इसमें मौर्य काल से लेके और मुगल काल तक के लगातार सांस्कृतिक क्रम हमको यहाँ खुदाई में मिलता है। हर काल के यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट किस्म की एंटिक्विटीज यहाँ पे हमको प्राप्त हुई हैं। प्राचीन यदि हम साहित्य की बात करें तो इस स्थल को हमेशा से ही महाभारत के इंद्रप्रस्थ से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी से इसको कोरिलेट किया जाता है। दरअसल एएसआई की कोशिश ये है कि इस नई खोज में ये तय किया जाए कि आखिर पुराने किले की जमीन की आखिरी मिट्टी के साथ कौन सी संस्कृति के अवशेष जुड़े हैं। इस खुदाई का दायरा करीब 100 मीटर में है, जिसके लिए करीब 100 लोगों की टीम बनाई गई है जो जुटी हुई है इसमें, जो ये सर्च करेगी कि पुराने किले का संबंध महाभारत से है या फिर नहीं। इस सर्च वाली जगह पर मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा भी पहुंचे, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस बार के एक्सकवेशन में आपको जिस तरीके से चीजें सामने निकल के आएंगी वो बेहद चौंकाने वाली तो होंगी, लेकिन किस तरीके से प्रोसेस और काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। एएसआई के तमाम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उस पोर्शन को पहले सामने लाया जाए जिस पर पहले भी काम किया जा चुका है 2013 में और 2017 में। अब सोच मैंने पहले भी बताया कि ये रहेगी कि उससे ज्यादा हद तक चीजों को सामने लाया जाए। पहली बात ये रहेगी कि जो भी परतें हटाई जा रही हैं, छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं, उनको जोड़ा जाए और ये समझा जाए कि आखिर क्या ये पुराने इतिहास को सामने लाती हैं या फिर अब तक जो हमें मिल चुका है ये उसी चीज का एक परिदृश्य है। दूसरी बात ये रहेगी कि आप जिस तरीके से देख सकते हैं सामने की तरफ से पूरी तरीके से बाउंड्री किया गया है। कोशिश रहेगी 100 मीटर के दायरे में ही चीजों को सामने लाने का प्रयास किया जाए और उसके बाद जैसे जैसे चीजें सामने निकल के आती हैं ये समझाती हैं कि इतिहास की तमाम चीजें यहां से जुड़ी हैं और ये समझाती हैं कि हो सकता है कि ये वो इतिहास इस बार सामने निकल के आए जैसे हम सिनोली में देख चुके हैं, जैसे हस्तिनापुर में देख चुके हैं, और शायद उसी का एक परिदृश्य यहां पर सबको अभिभूत करता हुआ नजर आए और ये समझाए कि यहां का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना सिनोली का और हस्तिनापुर का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिशन जिंदगी की, जिसे अंजाम दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और ये मिशन जिंदगी एक नहीं बल्कि दो जगह पर अंजाम दिया गया। एक रेस्क्यू बंगाल में किया गया और दूसरा गुजरात में। बंगाल में काकद्वीप में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। वहीं गुजरात में कुछ मछुआरे समंदर में फंस गए थे। सूचना मिलने पर कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। बुजुर्गों की मदद के लिए ऐसे बढ़ाए हाथ, कुछ इस तरह महिलाओं को दिया सहारा। ये तस्वीरें इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है और ये देवदूत और कोई नहीं बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में गंगा सागर के पास 2 जहाज कोहरे और चक्रवात में फंस गए थे। इन्हीं जहाजों में सैकड़ों श्रद्धालु थे जो गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने गए थे। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से स्नान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन्हीं में से कुछ श्रद्धालु अचानक इस मुश्किल में फंस गए और इनके यात्री जहाज रेत में अटक गए। जब इसकी सूचना कोस्ट गार्ड को मिली तो वो बिना सोचे हरकत में आ गए। तुरंत उसकी टीम वहां भेजी गई ताकि लोगों की मदद की जा सके और उन्हें वहां से निकाला जा सके। इसके बाद कोस्ट गार्ड के जवान अपने इस मिशन में जुट गए। जो जैसी स्थिति में था उसने वैसे ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। इस तरह वहां फंसे इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोस्ट गार्ड ने बंगाल ही नहीं बल्कि देश के पश्चिमी हिस्से में भी कमाल कर दिया। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर के पास की हैं, जहां कोस्ट गार्ड ने समंदर से कई मछुआरों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। बताया गया कि इन मछुआरों की एक बोट में आग लग गई थी। इसके बाद कोस्ट गार्ड तक इसकी खबर पहुंची तो उसके जवान फिर तैयार हो गए और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान कोस्ट गार्ड ने स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिर मछुआरों को हेलीकॉप्टर से इस तरह खींचा गया और एक एक सभी मछुआरों को नाव से निकाल लिया। साथ ही उन मछुआरों को भी ढूंढ निकाला जो वहीं लापता हो गए थे। इस तरह इन मछुआरों की जान बच गई। यकीनन समंदर का निगरान कोस्ट गार्ड हर मुश्किल, हर हालात से लड़ने में सक्षम है, फिर चाहे वो दुश्मनों को जवाब देने की बात हो या फिर अपने बाशिंदों की जिंदगी बचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात गोरखपुर के प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की।
गोरक्षनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन के लिए यहां पर पहुंचे। ये मेला 1 महीने तक चलता है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां खिचड़ी मेला इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। इस मेले में तरह तरह के रंग दिख रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं का मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मकर संक्रांति के दिन बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के साथ इस मेले की शुरुआत होती है और ये मेला करीब महीने भर तक चलता है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दूर से व्यापार करने के लिए दुकानदार भी यहाँ आते हैं। जी, ये मुरादाबाद से हमारी दुकान आती है। रहने वाले हम लोग लखनऊ के हैं। क्रॉकरी है, स्टील है, पीतल है। ये मेरे वालिद साहब और बड़े भाई साहब आते थे, तो बड़े भाई की डेथ हो गई है। वालिद साहब थोड़े हमारे ज़हीफ हो गए। 35 साल से मेरी दुकान आ रही है यहाँ पर। बिहार और हरियाणा से भी व्यापारी खिचड़ी मेले में दुकान लगाने के लिए गोरखपुर पहुँचते हैं और करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में कारोबार करते हैं। यहाँ 3 पीढ़ी मेरी गुजर चुकी है। पिताजी के पिताजी रहते थे, फिर मेरे पिताजी थे, आवाज हम भी है। मंदिर के अंदर अस्थाई हम रहते हैं और यही गोरखपुर लोकल का रहने वाला हूँ। तकरीबन तीसरी पीढ़ी हमारी है और यहाँ पे जो भी मामला है सब बेहतर है, सब अच्छा है। यहाँ तकरीबन 80% मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं। कानपुर, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बिहार संग कई एक राज्य से लोग आते हैं। यहाँ अपनी अपनी छोटी बड़ी अपनी दुकानों को लगाते हैं। 1 महीने से 1.25 महीना यहाँ रहते हैं। इस मेले की रौनक महीने भर तक यूं ही छाई रहेगी। मेले में तरह तरह का सामान लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कहीं घर की सजावट का सामान है तो कहीं कपड़े और धातुओं से बने सामान मेले की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। भारत स्टेट के हर कोने से यहाँ दुकानें आती हैं और हर तरीके की दुकानें आती हैं। लकड़ी की सुंदर दुकानें आती हैं, लकड़ी की खूबसूरत कारीगरी होती है और कालीन, कारपेट, बहुत तरह की दुकानें आती हैं और बहुत खूबसूरत मेला होता है। हर मजहब, हर धर्म के लोग इस मेले में अपनी दुकान भी लगाते हैं, खरीदारी भी करने आते हैं। कोई रोक रुकावट नहीं होता। योगी जी का जो ये मंदिर का त्योहार है हमारे गोरखनाथ मंदिर में, योगी जी का सबके लिए सहयोग होता है और गोरखपुर के हर कोने कोने से, गोरखपुर जिले के हर कोने कोने से लोग यहाँ मेले पर्व का आनंद लेने आते हैं। खिचड़ी के मेले के शुभ अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है। निश्चित तौर पर गोरखपुर के खिचड़ी मेले की भव्यता और रौनक दूर दूर तक दिखाई देती है। गुड न्यूज ये है कि इस मेले के जरिए शिल्पकार, दस्तकार और छोटे बड़े कारोबारियों को एक मंच भी मिलता है, जिसके जरिए वो अपने हुनर और कारीगरी को लोगों के दिलों और घरों तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।